तो देखिए कल हम लोग कहाँ तक पढ़े थे, 13 नंबर क्वेश्चन तक एनालिसिस किए थे। क्वेश्चन बैंक का जो 2013 का हिस्ट्री का क्वेश्चन बैंक है उसका हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन तक एनालिसिस किए थे। आज हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन से आगे पढ़ेंगे और आज ये पूरा 2013 का खत्म करेंगे। तो 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आइए देखिए। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ। ऑप्शन में दिया हुआ है अकबर, बी में दिया हुआ है जहांगीर और सी में दिया हुआ है शाहजहां और डी में दिया हुआ है औरंगजेब। तो सबसे पहले 14 नंबर क्वेश्चन का जो है ऑप्शन लिख लेते हैं। तो सबसे पहले 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ। तो देखिए 14 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए में दिया हुआ है अकबर, बी में दिया हुआ है जहांगीर अकबर का बेटा था जहांगीर। उसके बाद सी में दिया हुआ है क्या, शाहजहां जहांगीर का बेटा था शाहजहां। उसके बाद दिया हुआ है डी में औरंगजेब। तो देखिए क्या कहता है औरंगजेब। देखिए तो सबसे पहले अकबर कौन था, अकबर मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक था। अकबर मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक था। तो अकबर को किस नाम से जाना जाता है, जलाल के नाम से। बचपन का नाम क्या था, जलाल। और जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ये पूरा नाम है अकबर का। और अकबर मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक था और अकबर तीसरा शासक था। और ऐसे पूछेगा मुगल वंश का संस्थापक तो हो जाएगा बाबर। अब बाबर ने मुगल वंश की स्थापना 1526 ईस्वी में की थी, पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद। जब पानीपत की प्रथम युद्ध हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, तो उसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई थी और इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने 1526 ईस्वी में बाबर मुगल वंश की स्थापना किया। उसके बाद बाबर के बाद आया हुमायूं। तो हुमायूं जो था, हुमायूं गिरते पड़ते अपना जीवन व्यतीत किया। उसके बाद पूर्ण रूप से यदि अकबर वास्तविक रूप से मुगल वंश की स्थापना कौन किया, तो अकबर सबसे शक्तिशाली शासक मुगल वंश का माना जाता है। और अकबर जो था मुगल वंश का तीसरा शासक था और यह मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक अकबर को कहा जाता है। और अकबर का जो शासन काल है ना, अकबर का शासन काल याद रखेगा 1556 से 1605 AD तक अकबर का शासन काल है, ये याद रखेगा। अकबर का शासन काल आपसे पूछा जाए कि अकबर का शासन काल कब से कब तक है, तो 1556 से 1605 ईस्वी तक अकबर का शासन काल है। और उधर पूछेगा बाबर और हुमायूं, तो बाबर का शासन काल जो है कब से कब तक है, तो बाबर 1526 में मुगल वंश की स्थापना किया। उसके बाद 1530 तक वो शासन किया। 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई। उसके बाद आया बाबर का बेटा कौन, हुमायूं। तो हुमायूं का जो शासन काल है वो 2 टर्म में है। सबसे पहले 1530 से 1540 तक, और 1530 से 1540 तक हुमायूं ने शासन किया। उसके बाद उसका दूसरा टर्म शासन स्थापित हुआ। दूसरा बार जो गद्दी पर बैठा था 1555 में बैठा था और 1555 से 1556 तक हुमायूं शासन किया। और पहला टर्म में 1530 से 1540 तक, याद रखेगा। उसके बाद आया अकबर। तो अकबर 1556 से 1605 AD तक इसका शासन काल है। और अकबर का बचपन का नाम क्या था, जलाल। इसको जलाल कहा जाता था। और अकबर का पूरा नाम पूछेगा तो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अकबर का पूरा नाम क्या था, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। और बाबर का पूरा नाम पूछेगा तो क्या, बाबर का ऐसे भी पूछ दिया जाता है जहीरुद्दीन किस मुगल बादशाह को कहा जाता है, तो याद रखेगा जहीरुद्दीन बाबर को कहा जाता है, क्योंकि बाबर का नाम क्या है, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। और पूछेगा नसीरुद्दीन किस मुगल बादशाह को कहा जाता है, तो नसीरुद्दीन कहा जाता है किसको, तो हुमायूं को। नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं क्या कहा जाता है, नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। अकबर को क्या कहा जाता है, जलाल, यानी जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर किसको कहा जाता है, अकबर को, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। तो याद रखिएगा अकबर मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक था। मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, अकबर, याद रखिएगा। उसके बाद आया अकबर का बेटा जहांगीर। तो सबसे पहले अकबर का बेटा जहांगीर का शासन काल कब से कब तक है, 1605 से लेकर 1627 AD तक। 1605 से 1627 AD तक किसका शासन काल है, जहांगीर का। और याद रखिएगा जहांगीर के समय में चित्रकला का विकास हुआ था। चित्रकला का विकास आपसे पूछा जाए, जैसे स्थापत्य कला का विकास किसके समय में हुआ, तो वो हो जाएगा शाहजहां के समय में। और पूछेगा चित्रकला का विकास किसके समय में हुआ, मुगल चित्रकला का विकास किसके समय में हुआ, तो याद रखेगा जहांगीर के समय में। किसके समय में, जहांगीर के समय में चित्रकला का विकास हुआ था। जहांगीर का शासनकाल कब से कब तक है, 1605 से
1627 ईस्वी तक। याद रखिएगा 1605 से 1627 ईस्वी तक किसका शासनकाल है? जहांगीर का। जहांगीर के समय में किसका विकास हुआ? चित्रकला का। इसीलिए मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल किसके शासनकाल को कहा जाता है? याद रखिएगा मुगल चित्रकला का आपसे ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछा जा चुका है। मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? किसके शासनकाल को कहा जाता है? जहांगीर के शासनकाल को। और मुगल स्थापत्य कला का स्वर्णकाल किसके शासनकाल को कहा जाता है? तो शाहजहां के काल को। और शाहजहां का जो शासनकाल है 1627 से 1658 एडी तक इसका शासनकाल है। और इसके समय में स्थापत्य कला का विकास हुआ। स्थापत्य कला का विकास, स्थापत्य कला का विकास, स्थापत्य कला का विकास किसके समय में हुआ था? शाहजहां के समय में। तो यही ना क्वेश्चन कह रहा है किसके समय में स्थापत्य कला का विकास सबसे अधिक विकास हुआ? स्थापत्य कला का विकास सबसे अधिक किसके समय में हुआ? शाहजहां के समय में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा क्योंकि मुगल स्थापत्य कला का स्वर्णकाल किसके शासनकाल को कहा जाता है? याद रखिएगा शाहजहां के शासनकाल को। और शाहजहां को खुर्रम कहा जाता है। शाहजहां को खुर्रम कहा जाता है और जहांगीर को सलीम कहा जाता है क्योंकि शेख सलीम चिश्ती जो चिश्ती सिलसिला के प्रमुख संत थे, शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से जहांगीर का जन्म हुआ था। इसीलिए जहांगीर को सलीम भी कहा जाता है। शाहजहां को खुर्रम कहा जाता है। और मुगल स्थापत्य कला का स्वर्णकाल किसके शासनकाल को कहा जाता है? तो याद रखिएगा शाहजहां के शासनकाल को मुगल स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। और मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल किसके शासनकाल को कहा जाता है? तो जहांगीर के शासनकाल को। किसके शासनकाल को? जहांगीर के शासनकाल को। इसके बाद शाहजहां के बेटा आया औरंगजेब। तो औरंगजेब का शासनकाल कब से कब तक है? 1658 से 1707 एडी तक। 1707 एडी तक इसका शासनकाल है औरंगजेब को। और औरंगजेब को क्या कहा जाता है? जिंदा पीर। जिंदा पीर किसको कहा जाता है? औरंगजेब को। और आलमगीर, आलमगीर, जिंदा पीर और आलमगीर किसको कहा जाता है? जिंदा पीर और आलमगीर किसे कहा जाता है? औरंगजेब को। याद रखिएगा जिंदा पीर और आलमगीर किसे कहा जाता है? औरंगजेब को। ये क्वेश्चन पूछा जाता है किस मुगल बादशाह को आलमगीर के नाम से जाना जाता है? आलमगीर के नाम से किस मुगल बादशाह को जाना जाता है? तो औरंगजेब को। और औरंगजेब को नैतिकता अच्छी थी इसीलिए औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। जिंदा पीर वो काफी अच्छे नैतिकता का था इसीलिए। तो औरंगजेब, ये 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ? तो शाहजहां के समय में, क्योंकि इसी के शासनकाल को मुगल स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो 14 नंबर का हो जाएगा सी। अब है 15 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? यानी भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो सबसे पहले ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है? देखिए 15 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो ए में दिया हुआ है शाहजहां। क्या दिया हुआ है? शाहजहां। शाहजहां। बी में दिया हुआ है, बी नंबर में दिया हुआ है औरंगजेब। औरंगजेब, औरंगजेब। और सी में दिया हुआ है मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह। और डी में दिया हुआ है बहादुर शाह जफर टू। डी में दिया हुआ है बहादुर शाह जफर टू। बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर द्वितीय, बहादुर शाह जफर द्वितीय। तो देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो सबसे पहले ये जानिए भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? बाबर। यानी मुगल वंश की स्थापना किसने किया? बाबर, 1526 में। और भारत का अंतिम मुगल शासक पूछेगा तो याद रखिएगा बहादुर शाह जफर द्वितीय हो जाएगा। और बहादुर शाह जफर द्वितीय हो जाएगा। इसका शासनकाल कब से कब तक है? 1838 से लेकर 1857 एडी तक बहादुर शाह जफर द्वितीय का शासनकाल है। 1838 से 1857 एडी तक किसका शासनकाल है? बहादुर शाह जफर द्वितीय का। याद रखिएगा। और 1857 की क्रांति के बाद ही मुगल बादशाह के पद को समाप्त कर दिया गया था। इसीलिए भारत में अंतिम मुगल बादशाह कौन हुए? बहादुर शाह जफर द्वितीय। बहादुर शाह जफर, या बहादुर शाह जफर द्वितीय भी कह सकते हैं या बहादुर शाह भी कह सकते हैं। तो अंतिम मुगल बादशाह कौन हो जाएगा? बहादुर शाह जफर द्वितीय। 1857 की क्रांति हुई थी, उस समय बहादुर शाह जफर को कहां से गिरफ्तार किया गया था? तो दिल्ली स्थित हुमायूं के मकबरा से। याद रखिएगा, कहेगा क्वेश्चन पूछेगा 1857 की क्रांति के समय बहादुर शाह जफर को कहां से गिरफ्तार किया गया था? तो दिल्ली स्थित हुमायूं के मकबरा से।
दिल्ली में जो हुमायूं का मकबरा है वहीं से बहादुर शाह जफर को 1857 की क्रांति के समय गिरफ्तार करके कहाँ भेज दिया गया? रंगून में। और रंगून कहाँ है? म्यांमार में। यानी रंगून में भेज दिया गया, जहाँ 1862 में पूछेगा बहादुर शाह जफर की मृत्यु कब हुई, तो 1862 में रंगून में इनकी मृत्यु हो गई 1862 एडी में। याद रखिएगा 1862 एडी में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गई। तो अंतिम मुगल बादशाह कौन हुए इस प्रकार? बहादुर शाह जफर द्वितीय। और इसके बाद ऑप्शन में ए नंबर में क्या हुआ है? शाहजहां। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, 15 का डी हो जाएगा। याद रखिएगा 15 का डी। ए में दिया हुआ है शाहजहां। तो शाहजहां को क्या कहते हैं? मुगल स्थापत्य का स्वर्ण काल किसके शासन काल को कहा जाता है? इसको याद रखिएगा। मुगल स्थापत्य का स्वर्ण काल, स्थापत्य का मुगल स्थापत्य का स्वर्ण काल, मुगल स्थापत्य का स्वर्ण काल, मुगल स्थापत्य का स्वर्ण काल, मुगल स्थापत्य का स्वर्ण काल किसके शासनकाल को कहा जाता है? शाहजहां के शासनकाल को। और शाहजहां का शासनकाल कब से कब तक है? यहाँ लिखे है 1627 से 1658 आदि तक। याद रखेगा मुगल स्थापत्य का स्वर्ण काल किसके शासनकाल को कहा जाता है? शाहजहां के काल को। इधर आया औरंगजेब। तो औरंगजेब को क्या कहा जाता है? जिंदा पीर और आलमगीर। जिंदा पीर, उसके बाद आलमगीर। अब से पूछा जाएगा आलमगीर किस मुगल बादशाह को कहा जाता है? तो याद रखेगा औरंगजेब को आलमगीर के नाम से जाना जाता है। इधर मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता है। कहेगा रंगीला बादशाह किस मुगल बादशाह को कहा जाता था? रंगीला बादशाह, रंगीला बादशाह, रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है? मोहम्मद शाह को। रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है? मोहम्मद शाह को। याद रखेगा रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह को, मुगल स्थापत्य का स्वर्ण काल शाहजहां के शासनकाल को, और मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल तो जहांगीर के काल को। मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल जहांगीर के काल को। और औरंगजेब को क्या कहा जाता है? जिंदा पीर और आलमगीर। आलमगीर किसे कहा जाता है? औरंगजेब को। याद रखेगा और रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है? मोहम्मद शाह को। और बहादुर शाह जफर कौन थे? तो भारत के अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? बहादुर शाह जफर, जो 1857 की क्रांति के समय इनको दिल्ली स्थित हुमायूं के मकबरा से गिरफ्तार करके रंगून में भेज दिया गया, जहां पर 1862 में इनकी मृत्यु हो गई। तो उम्मीद करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। 15 का आंसर डी हो जाएगा। अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय। अब 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। 16 नंबर में कहता है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 16 के ऑप्शन ए में दिया हुआ है, 16 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन ए दिया हुआ है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए में दिया हुआ है 1902, बी में दिया हुआ है, बी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है 1906, सी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है 1907, और डी नंबर में दिया हुआ है क्या? 1919। तो देखिए पहले क्या क्वेश्चन क्या कहता है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो ये तो आप लोग जानते होइएगा कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। और मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में कहाँ हुआ था? ढाका में। ढाका, ढाका बांग्लादेश में हुआ था। ढाका बांग्लादेश, बांग्लादेश में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। और इसके संस्थापक पूछेगा, मुस्लिम लीग के संस्थापक, ढाका बांग्लादेश मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी ढाका बांग्लादेश में। याद रखेगा ढाका में हुआ था मुस्लिम लीग की स्थापना कब? 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। और इसके संस्थापक पूछे गए, अगर पूछेगा मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे, तो याद रखिएगा आगा खां और समीउल्लाह खां। आगा खां और समीउल्लाह खां कौन थे? मुस्लिम लीग के संस्थापक थे। मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? आगा खां और समीउल्लाह खां। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 में। कब? 1906 में। कहाँ हुआ था? ढाका में। ढाका किसकी राजधानी है? बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। याद रखेगा। और इधर कह रहा है 1907, तो ऑप्शन में दिया हुआ है 1907। तो याद रखेगा कांग्रेस का जो प्रथम विभाजन हुआ था, कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? 1907 में। कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? कांग्रेस में जो प्रथम विभाजन हुआ था ना, कांग्रेस में प्रथम विभाजन हुआ कब हुआ था? 1907 में। इसको याद रखेगा, कांग्रेस में प्रथम विभाजन कब हुआ था? 1907 में। और 1907 में किस अधिवेशन में? तो सूरत अधिवेशन में। सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था। सूरत अधिवेशन, सूरत अधिवेशन कब हुआ था? 1907 में। सूरत अधिवेशन कब हुआ था? 1907 में। और सूरत अधिवेशन की जो अध्यक्षता पूछेगा, इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? अध्यक्ष पूछेगा सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो रास बिहारी बोस। क्या हो जाएगा? रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस। याद रखेगा रास बिहारी बोस। जितना क्वेश्चन करा रहा है सब याद रखेगा। आपके एग्जाम में पूछा जाता है बार बार
कि कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ? 1907 में। ये पॉलिटी में भी काम आएगा और हिस्ट्री में भी। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 में हुआ। उसके बाद किस अधिवेशन में? सूरत अधिवेशन में। सूरत अधिवेशन कब हुआ? 1907 में, जिसमें कांग्रेस का प्रथम विभाजन हो गया। उसके बाद सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्षता किसने किए थे? तो डॉक्टर रास बिहारी बोस। पूछेगा सूरत अधिवेशन अध्यक्ष, सूरत अधिवेशन 1907 की अध्यक्षता किसने किया था? डॉक्टर रास बिहारी बोस ने। और सूरत कहाँ है? गुजरात में, याद रखेगा, सूरत गुजरात में है। और ढाका बांग्लादेश। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 में। कहाँ हुआ? ढाका में। ढाका कहाँ है? बांग्लादेश की राजधानी है। और इधर बच गया 1919, तो याद रखेगा 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड। जालियांवाला बाग हत्याकांड। जालियांवाला बाग हत्याकांड। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में। याद रखेगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो इसको याद रखेगा। क्या जालियांवाला बाग हत्याकांड पूछेगा? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और 16 नंबर क्वेश्चन में कहता है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। कब हुई थी? 1906 में, ढाका बांग्लादेश में। इसके संस्थापक कौन थे? आगा खां और समीउल्लाह खां। तो इसको याद रखेगा। तो उम्मीद करते हैं 16 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 16 का ऑप्शन हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन क्लियर हुआ। उसके बाद हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो 17 नंबर क्वेश्चन में क्या है? देखिए 17 का क्वेश्चन कहता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए में दिया हुआ है 1600 AD। 1600 AD बैठ जाइए तब तक। 1600 AD। बी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है 1605। 1605। उसके बाद डी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है 1610। 1610 AD। और सी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है 1610। और डी में क्या दिया हुआ है? 1615। 1615। तो याद रखिएगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 AD में। यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 AD में। और 1600 AD में किसके घोषणा पत्र द्वारा? तो ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ प्रथम की घोषणा पत्र द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 AD में। और आपसे एक क्वेश्चन इसमें से पूछा जाएगा, इस समय मुगल बादशाह कौन थे? पूछेगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जिस समय स्थापना हुई उस समय भारत के मुगल बादशाह कौन थे? तो याद रखिएगा अकबर के समय। अकबर मुगल बादशाह उस समय था। अकबर मुगल बादशाह, क्योंकि हम लिखा है यहाँ अकबर का शासनकाल कब से कब तक है? 1556 से 1605। अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 AD है। तो ये 1600 AD में यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। इस समय मुगल बादशाह कौन थे? अकबर। मुगल बादशाह कौन थे? अकबर। और अकबर की मृत्यु कब हो गई थी? 1605 AD में अकबर की मृत्यु हो गई थी। याद रखिएगा अकबर की मृत्यु 1605 AD में हो गई। अकबर की मृत्यु कब हुई? 1605 AD में। इसको याद रखिएगा अकबर की मृत्यु कब हुई? 1605 AD में। तो याद रखिएगा। तो 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि 1600 AD में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई महारानी एलिजाबेथ प्रथम की घोषणा पत्र द्वारा। महारानी एलिजाबेथ प्रथम की घोषणा पत्र द्वारा 1600 AD में किसकी स्थापना हुई? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। और उस समय मुगल बादशाह कौन थे? तो मुगल बादशाह उस समय जो थे वो कौन थे? तो अकबर थे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए हम क्या कहता है 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? देखिए 17 नंबर क्वेश्चन तक क्लियर कर लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1600 AD में। उस समय मुगल बादशाह अकबर थे। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन कहता है 1920 ईस्वी में कौन आंदोलन हुआ था? तो ये कल बताए थे शायद 1920 से 22 तक कौन आंदोलन चला था? तो असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक चला था। तो सबसे पहले ऑप्शन का एनालिसिस कर लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन ए में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर कितना है? 18। ए ऑप्शन दिया हुआ है क्या? ऑप्शन ए में दिया हुआ है कि 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है खिलाफत। उसके बाद दिया हुआ है बी में क्या दिया हुआ है? असहयोग। उसके बाद दिया हुआ है सी में क्या दिया हुआ है? भारत छोड़ो। और डी में क्या दिया हुआ है? सविनय अवज्ञा।
तो देखिए सबसे पहले देखिए इधर, तो खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? सबसे पहले खिलाफत आंदोलन 1919 में शुरू हुआ था। 1919 में शुरू हुआ था। कौन? खिलाफत आंदोलन 1919 में शुरू हुआ। उसके बाद असहयोग आंदोलन कब? 1920 में शुरू हुआ। असहयोग आंदोलन 1920 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। 1942 में सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 31 तक चला। 1930 में शुरू हुआ था। तो सबसे पहले देखिए क्या कहता है, 1920 ईस्वी में कौन आंदोलन हुआ था? तो असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन या लिखे ना, 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था। असहयोग आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? महात्मा गांधी द्वारा। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन भी महात्मा गांधी द्वारा। आपसे पूछा जाए खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? खिलाफत आंदोलन याद रखेगा, खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था। खिलाफत आंदोलन 1919 में शुरू हुआ था। उसके बाद पूछेगा भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था 1942 में। कब हुआ था? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। उसके बाद करेगा सविनय अवज्ञा आंदोलन कब? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? 1930 में। 1930 में दांडी यात्रा की भी शुरुआत हुई थी। 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक दांडी यात्रा चली थी, ठीक ना। 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक दांडी यात्रा चली थी। तो 1930 में कौन सा आंदोलन? सविनय अवज्ञा आंदोलन याद रखेगा। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, 1920 में असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन 1919 में। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ? असहयोग आंदोलन, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 19 नंबर जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है, दांडी किस राज्य में स्थित है? 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, दांडी किस राज्य में स्थित है? तो सबसे पहले राज्य क्या क्या दिया हुआ है ऑप्शन में दिया हुआ है, ए नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है क्या, दांडी किस राज्य में है? तो याद रखेगा ऑप्शन ए में दिया हुआ है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ऑप्शन ए में दिया हुआ है। और बी नंबर ऑप्शन क्या दिया हुआ है, बी में दिया हुआ है बिहार। सब राज्य की विशेषता जानेंगे, बिहार। सी में दिया हुआ है एक क्लास, इससे राज्य से संबंधित एक क्लास यूट्यूब पर अपलोड है, उसको देख लीजिएगा आप लोग। 11-12 मिनट के वीडियो है, पूरा 28 राज्य से संबंधित जो विशेष तथ्य है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वैसे क्वेश्चन का एनालिसिस किए थे, वो देख लीजिएगा। 11-12 मिनट के वीडियो है, यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं, पूरा राज्य से संबंधित जो विशेषता है वो। और सी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। और डी नंबर ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, गुजरात। देखिए क्या कहता है, गुजरात। तो सबसे पहले देखिए गुजरात क्या कहता है, दांडी किस राज्य में? तो दांडी किस राज्य में? दांडी गुजरात में है। दांडी कहाँ है? गुजरात में। याद रखेगा दांडी किस राज्य में? गुजरात में। और दांडी यात्रा के प्रारंभ कब हुई थी? 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चला था। और आपसे ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जाता है कि दांडी यात्रा कितने दिन तक चलाई गई थी महात्मा गांधी द्वारा? तो याद रखिएगा 24 दिनों तक। कितने दिन तक? 24 दिनों तक दांडी यात्रा चली थी। 12 मार्च 1930 से प्रारंभ हुई और 6 अप्रैल 1930 को समाप्त हुआ। और दांडी यात्रा का शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो गुजरात के अहमदाबाद के जो साबरमती आश्रम है वहीं से प्रारंभ हुई थी दांडी यात्रा। गुजरात के अहमदाबाद के शहर में जो साबरमती आश्रम है वहीं से प्रारंभ हुआ था गुजरात में। तो दांडी किस राज्य में हो गया? गुजरात में। और इधर पूछेगा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में क्या? बुंदेलखंड कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जो है बुंदेलखंड पूछेगा। बुंदेलखंड कहाँ है? उत्तर प्रदेश। बुंदेलखंड कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। इधर महाराष्ट्र में विदर्भ, महाराष्ट्र में। विदर्भ कहाँ है? महाराष्ट्र में। और कहेगा सौराष्ट्र कहाँ है? गुजरात में। सौराष्ट्र। ये बार बार पूछा जाता है ये सब। सौराष्ट्र किस राज्य में है? गुजरात में। याद रखेगा विदर्भ किस राज्य में? विदर्भ महाराष्ट्र में। बुंदेलखंड कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में, विदर्भ महाराष्ट्र में, सौराष्ट्र गुजरात में। और क्वेश्चन कहता है दांडी किस राज्य में? तो गुजरात में। तो 19 का ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। और याद रखेगा उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ये राज्य से संबंधित विशेषता यूट्यूब पर एक वीडियो अपलोड है, लेकिन ये 4 ऑप्शन दिया है, उसको देख लेते हैं। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। याद रखेगा उत्तर प्रदेश को सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। अब है बिहार। तो बिहार जो है ना सर्वाधिक सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य। देखिए सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कहेगा, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य,
सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, ये ज्योग्राफी में आप लोग का काम करेगा। घनत्व वाला राज्य कौन है? बिहार। कहेगा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश। और कहेगा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार हो जाएगा। जनसंख्या घनत्व कहने का मतलब हो गया 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग निवास करते हैं, उसी को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की औसत संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ठीक है, जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की औसत संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। और ये सीधे पूछ रहा है जनसंख्या मतलब किस राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या है, वो उत्तर प्रदेश में है। और किस राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व मतलब कम भूमि पर सबसे अधिक लोग किस राज्य में निवास करते हैं, तो बिहार में। याद रखेगा, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है। और महाराष्ट्र, विदर्भ कहाँ है? महाराष्ट्र में। याद रखेगा, विदर्भ कहाँ है? महाराष्ट्र में। और मुंबई, याद रखेगा, सबसे अधिक अप्रवासी किस राज्य में रहते हैं? महाराष्ट्र में। सबसे अधिक अप्रवासी, सर्वाधिक अप्रवासी रहते हैं किस राज्य में? महाराष्ट्र में। सर्वाधिक अप्रवासी, सर्वाधिक अप्रवासी किस राज्य में? सर्वाधिक अप्रवासी रहते हैं महाराष्ट्र में। सर्वाधिक अप्रवासी रहते हैं महाराष्ट्र में। सर्वाधिक अप्रवासी किस राज्य में रहते हैं? महाराष्ट्र में। इसको याद रखेगा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है ज्योग्राफी में कि सबसे अधिक अप्रवासी भारत के किस राज्य में रहते हैं, तो महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। तो मुंबई में सबसे अधिक अप्रवासी रहते हैं। और मुंबई किस राज्य में? महाराष्ट्र में। याद रखेगा। और इधर जो गुजरात है, गुजरात को क्या कहा जाता है? श्वेत रेगिस्तान। श्वेत रेगिस्तान पूछेगा, श्वेत रेगिस्तान, ये सब ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। श्वेत रेगिस्तान कहा जाता है गुजरात को। और श्वेत रेगिस्तान किसे कहा है? श्वेत रेगिस्तान किसको कहा जाता है? गुजरात को। और श्वेत रेगिस्तान गुजरात को क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे अधिक नमक का उत्पादन गुजरात में होता है। नमक का सबसे अधिक उत्पादक राज्य कौन है? गुजरात। नमक का सबसे अधिक उत्पादक राज्य गुजरात। याद रखेगा, इसीलिए गुजरात को श्वेत रेगिस्तान कहा जाता है। श्वेत रेगिस्तान किसको कहा जाता है? गुजरात को, क्योंकि नमक का सबसे अधिक उत्पादक राज्य गुजरात है। और दांडी किस राज्य में है? गुजरात में। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हुआ, 19 का डी हो जाएगा। अरे 20 नंबर क्वेश्चन तो देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है? 20 नंबर क्वेश्चन कहता है पुना समझौता। हाँ, 2 से 3 वाला छूटे। पुना समझौता कब हुआ था? 1900 क्या कहता है? दांडी किस राज्य में? 19 नंबर क्वेश्चन सही है। उसके बाद 20 नंबर, तो 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? पुना समझौता किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए में दिया हुआ है 1934, 1934। उसके बाद दिया हुआ है बी में दिया हुआ है 1932, 1932। सी में दिया हुआ है 1939। और डी में क्या दिया हुआ है? 1942, 1942। तो देखिए क्या कहता है, पूना समझौता किस वर्ष हुआ? तो आप लोग को याद होना चाहिए, पूना समझौता महात्मा गांधी और डॉक्टर अम्बेडकर के बीच पूना समझौता कब हुआ था? 1932 में पूना समझौता हुआ था। पूना कहाँ है? महाराष्ट्र में। पूना समझौता कब हुआ था? 1932 में। पूना समझौता 1932 में हुई थी। और 1932 में एक और काम हुई थी, सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई थी। सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किसने की थी? तो रैमजे मैकडोनाल्ड, यानी वो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, ब्रिटेन के उस समय प्रधानमंत्री थे। तो रैमजे मैकडोनाल्ड ने 1932 में ही क्या सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की थी। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है कि सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कब हुई थी? 1932 में। और सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किसने किए थे? तो रैमजे मैकडोनाल्ड। और पूना समझौता तो ये बार बार पूछा ही जाता है, और अभी भी पूछा गया है। पूना समझौता कब हुआ? 1932 में। याद रखेगा, पूना समझौता कब हुआ? 1932। भूलना नहीं है, पूना समझौता 1932। और इधर है 1939। तो याद रखेगा, 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ कब? 1939। द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ कब हुआ था? 1 सितंबर 1939। डेट क्या था? 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ और 1945 तक चला। 2 सितंबर 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला। 6 वर्ष तक, लगभग 6 वर्ष तक द्वितीय विश्व युद्ध चला। 1939 से 1945 तक चला। तो द्वितीय विश्व युद्ध की कब प्रारंभ हुई थी? 1939 में। पूना समझौता कब हुआ? 1932 में। याद रखेगा। और उसके बाद 1942। तो 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 1942। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। याद रखेगा, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था।
तो हमारा 20 का सही आंसर जो हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 1932 में पुणे समझौता हुआ था, याद रखिएगा। तो बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन कहता है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो आप लोग जानते हैं दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। और आप लोग कमेंट में एक क्वेश्चन बताइएगा कि सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा था? तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन क्लियर कर लेते हैं। देखिए दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो ऑप्शन ए में क्या हो जाएगा? 21 नंबर क्वेश्चन ए ऑप्शन दिया हुआ है क्या? महात्मा गांधी, गांधी जी लिखा है, गांधी जी। बी ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। सी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद डी नंबर ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस। देखिए क्या कहता है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो का नारा दिए थे सुभाष चंद्र बोस। ये दिए थे दिल्ली चलो का नारा, दिल्ली चलो का नारा, दिल्ली चलो का नारा दिए थे कौन? सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस दिए थे। उसके बाद आराम हराम है पंडित जवाहरलाल नेहरू, आराम हराम है, आराम हराम है किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। महात्मा गांधी ने कौन सा नारा दिया? करो या मरो, करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी, करो या मरो, करो या मरो। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था? आपसे पूछा जाएगा। महात्मा गांधी कहिएगा। करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने दिया था। उसके बाद महात्मा गांधी को क्या कहा जाता है? राष्ट्रपिता। राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी को। राष्ट्रपिता किसने कहा था महात्मा गांधी को? राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था महात्मा गांधी को, राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। आप लोग कमेंट में ये बताइएगा सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा था? बताइएगा आप लोग कमेंट करके, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को किसने कहा था? उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू को बापू कहा जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू को क्या कहा जाता है? बापू। पंडित जवाहरलाल नेहरू को क्या कहा जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू को चाचा कहा जाता है, चाचा। पंडित जवाहरलाल नेहरू को क्या कहा जाता है? चाचा। और महात्मा गांधी को क्या कहा जाता है? बापू। महात्मा गांधी को बापू पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा। याद रखिएगा महात्मा गांधी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बापू कहे थे, बापू कहे थे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी को। उसके बाद राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस। और राजेंद्र प्रसाद को क्या कहा जाता है? देश रत्न, देश रत्न और अजात शत्रु, देश रत्न और अजात शत्रु, देश रत्न और अजात शत्रु किसे कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ये क्वेश्चन आप लोग बताइएगा देश रत्न और अजात शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किसने कहा था? देश रत्न और अजात शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किसने कहा था? ये भी क्वेश्चन आप लोग कमेंट में बताइएगा क्योंकि आप लोग पढ़े हुए हैं। देश रत्न और अजात शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किसने कहा था? उसके बाद सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा था? ये दोनों क्वेश्चन आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा। राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न और अजात शत्रु किसने कहा? उसके बाद सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा? ये दोनों क्वेश्चन आप लोग बताइएगा। इधर हम बता दिए महात्मा गांधी को क्या कहा जाता है? राष्ट्रपिता। राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहे थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू को क्या कहा जाता है? चाचा। आराम हराम है का नारा किसने दिया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। दिल्ली चलो का नारा कौन दिया? सुभाष चंद्र बोस। करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी। तो यही कहता है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? 21 नंबर क्वेश्चन कहता है तो डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। 21 का डी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं 21 नंबर क्वेश्चन तक समझ में आया होगा। उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। उसके बाद अब हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन तक बढ़ेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। अब जो हम लोग पढ़ेंगे 21 नंबर क्वेश्चन तक पढ़ लिए, तो अब हम लोग पढ़ेंगे 22 नंबर क्वेश्चन। तो 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? काला कानून किसे कहा गया? तो 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? काला कानून किसे कहा गया? तो आप लोग ये जानते हैं काला कानून किसको कहा गया? रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट भारत कब आया था? याद रखेगा रॉलेट एक्ट भारत आया था 1919 में। रॉलेट एक्ट भारत आया था 1919 में। और पूछेगा रॉलेट एक्ट के अध्यक्ष कौन थे? रॉलेट एक्ट कानून जो आया था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो सर सिडनी रॉलेट। तो सबसे पहले काला कानून किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। 22 नंबर क्वेश्चन है
22 का 22 का क्या हो जाएगा? ए में क्या दिया हुआ है? रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट। तो देखिए सबसे पहले इसके बारे में जानिए। रॉलेट एक्ट भारत कब आया? 1919 में। इसके अध्यक्ष पूछेगा, रॉलेट एक्ट के अध्यक्ष, रॉलेट एक्ट का अध्यक्ष सर सिडनी रॉलेट, सर सिडनी रॉलेट इसके अध्यक्ष थे। सर सिडनी रॉलेट, सर सिडनी रॉलेट इसके अध्यक्ष थे। किसके अध्यक्ष? रॉलेट एक्ट के अध्यक्ष कौन थे? सर सिडनी रॉलेट। सर सिडनी रॉलेट अध्यक्ष थे। रॉलेट एक्ट भारत कब आया? 1919 में। रॉलेट एक्ट भारत कब आया? 1919 में, याद रखिएगा। और जो रॉलेट एक्ट है, ये रॉलेट एक्ट का गठन कब हुआ? रॉलेट एक्ट का जो गठन हुआ था किस समिति के आधार पर? तो याद रखिएगा, रॉलेट एक्ट का जो गठन हुआ था सेडिशन समिति के रिपोर्ट के आधार पर। इसका जो गठन हुआ था, रॉलेट एक्ट का गठन सेडिशन समिति के रिपोर्ट के आधार पर। सेडिशन, सेडिशन समिति, सेडिशन समिति के रिपोर्ट, सेडिशन समिति के रिपोर्ट के आधार पर, रिपोर्ट के आधार पर, सेडिशन समिति के रिपोर्ट के आधार पर किसका गठन हुआ था? रॉलेट एक्ट का। रॉलेट एक्ट का गठन कब हुआ? रॉलेट एक्ट भारत कब आया? 1919 में। रॉलेट एक्ट भारत कब आया? 1919 में। और रॉलेट एक्ट को याद रखिएगा, रॉलेट एक्ट को क्या कहा जाता है? रॉलेट एक्ट को बिना वकील, पहले सबसे पहले काला कानून, काला कानून किसे कहा जाता है? काला कानून कहा जाता है। और ये जो सेडिशन समिति है, सेडिशन समिति के अध्यक्ष कौन थे आपसे पूछेगा। सेडिशन समिति के अध्यक्ष, तो सेडिशन समिति के अध्यक्ष जो थे वो याद रखेगा। सेडिशन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सर सिडनी रॉलेट, सर सिडनी रॉलेट इसके अध्यक्ष थे। सेडिशन समिति के अध्यक्ष कौन थे? सर सिडनी रॉलेट। और पूछेगा रॉलेट एक्ट के अध्यक्ष कौन थे? तो सर सिडनी रॉलेट। और सेडिशन समिति के रिपोर्ट के आधार पर ही रॉलेट एक्ट का गठन हुआ था। रॉलेट एक्ट भारत कब आया? भारत आया 1919 में। भारत कब आया? 1919 में, याद रखेगा। रॉलेट एक्ट भारत कब आया? 1919 में। तो 22 नंबर का क्वेश्चन है हमारा ए सही हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है काला कानून कहा जाता है किसको? तो यही क्वेश्चन कह रहा है काला कानून कहा जाता है रॉलेट एक्ट को। और इसको रॉलेट एक्ट को एक और कहा जाता है, क्या कहा जाता है? बिना वकील, बिना वकील, गलत हो, बिना वकील और बिना दलील, बिना दलील और बिना अपील का कानून किसे कहा जाता है? बिना अपील, बिना अपील का कानून, बिना अपील का कानून कहा जाता है, कानून कहा जाता है, कहा जाता है। ये बार बार आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछे जा चुके हैं कि बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का कानून किसे कहा जाता है? रॉलेट एक्ट को। बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का कानून किसे कहा जाता है? रॉलेट एक्ट को। रॉलेट एक्ट भारत कब आया? 1919 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? सर सिडनी रॉलेट, सर सिडनी रॉलेट इसके अध्यक्ष थे। और रॉलेट एक्ट का जो गठन हुआ था सेडिशन समिति के रिपोर्ट के आधार पर। और सेडिशन समिति के अध्यक्ष भी कौन थे? सर सिडनी रॉलेट। कहेगा काला कानून किसे कहा जाता है? रॉलेट एक्ट को। काला कानून किसे कहा जाता है? रॉलेट एक्ट को, काला कानून। और इधर याद रखिएगा बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का कानून किसे कहा जाता है? बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून किसे कहा जाता है? रॉलेट एक्ट को। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है। तो 22 नंबर क्वेश्चन कहता है काला कानून किसे कहा गया? रॉलेट एक्ट को। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? कह रहा 1942 में कौन आंदोलन हुआ? 1942 में कौन आंदोलन हुआ? ये याद रखिएगा। 1942 में कौन आंदोलन हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। देखिए अब हम बढ़ेंगे 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो जो 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 1942 में कौन आंदोलन हुआ? देखिए 23 ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है? भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो। बी में दिया हुआ है, बी में क्या दिया हुआ है? किसान आंदोलन।
किसान आंदोलन। सी में दिया हुआ है खिलाफत आंदोलन, खिलाफत। डी में क्या दिया हुआ है? डी में दिया हुआ है सविनय अवज्ञा, सविनय अवज्ञा, सविनय अवज्ञा। तो देखिए क्या कहता है 1942 में कौन आंदोलन हुआ? तो अभी बताया 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 1942, याद रखिएगा। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। किसान आंदोलन 1918, याद रखिएगा। खिलाफत आंदोलन 1919, उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। तो क्या होगा 1942 में कौन आंदोलन हुआ? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। 23 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 1942 में। किसान आंदोलन कब हुआ? 1918 में। किसान आंदोलन कब हुआ था? 1918 में, याद रखिएगा। किसान आंदोलन 1918 में। खिलाफत आंदोलन कब? 1919। खिलाफत आंदोलन कब हुआ? 1919। उसके बाद कह रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ 1930 से 31 तक हुआ। तो उम्मीद करते हैं 23 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखिए। 24 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपके हिस्ट्री पॉलिटिकल दोनों में पूछे जाने वाले हैं। हिस्ट्री एवं पॉलिटिकल दोनों में पूछे जाते हैं 24 नंबर एवं 25 नंबर क्वेश्चन। ध्यान से देखिए, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए 24 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया हुआ है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और ऑप्शन बी में क्या दिया हुआ है? ऑप्शन बी में दिया हुआ है सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी। उसके बाद सी नंबर ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? भारतीय संविधान के नहीं, सी नंबर ऑप्शन में सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद डी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। देखिए क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सबसे पहले ये जानिए प्रारूप समिति क्या था। संविधान बनाने वाली एक सबसे प्रमुख समिति कौन थी? संविधान बनाने वाली सबसे प्रमुख समिति कौन थी? प्रारूप समिति। प्रारूप समिति का अन्य नाम क्या है? प्रारूप समिति का अन्य नाम मसौदा समिति या पांडुलेखन समिति, या इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ड्राफ्टिंग कमेटी। क्या कहते हैं? प्रारूप समिति को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ड्राफ्टिंग कमेटी। तो प्रारूप समिति जो थी वो संविधान बनाने वाली सबसे प्रमुख समिति थी, प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष कौन थे? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। यानी 24 नंबर का ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, बिल्कुल सही है। क्या कहता है 24 का क्वेश्चन कह रहा है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो सबसे पहले ये जानिए प्रारूप समिति था क्या? प्रारूप समिति, प्रारूप समिति का जो गठन हुआ था, प्रारूप समिति, इसका जो गठन हुआ था ना कब? प्रारूप समिति का गठन, प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ। इसने संविधान सभा को रिपोर्ट दिया, संविधान सभा को रिपोर्ट दिया। संविधान सभा को रिपोर्ट कब दिया? संविधान सभा को रिपोर्ट दिया, संविधान सभा को रिपोर्ट दिया 21 फरवरी 1948। 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा को रिपोर्ट दिया। इसके अध्यक्ष अभी बोले हैं बी आर अम्बेडकर। अध्यक्ष कौन थे? बी आर अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर। उसके बाद कहेगा इसमें सदस्य संख्या, सदस्य संख्या, इसमें सदस्य संख्या कितनी थी? 7। देखिए प्रारूप समिति, संविधान बनाने वाली सबसे प्रमुख समिति कौन थी? प्रारूप समिति। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? आपसे पूछा जाएगा 29 अगस्त 1947। डेट नहीं याद रहेगा तो ये कहिएगा 1947, अगस्त 1947। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1947। इसने अपना रिपोर्ट संविधान सभा को कब दिया?
इसने अपना रिपोर्ट प्रारूप समिति संविधान सभा को जो रिपोर्ट दिया था 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा को प्रारूप समिति रिपोर्ट दिया था, ठीक ना। ये पॉलिटी में भी काम आएंगे। रिपोर्ट दिया संविधान सभा को 21 फरवरी 1948 को, गठन हुआ 29 अगस्त 1947 को। उसके बाद इसके अध्यक्ष कौन थे? तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7। याद रखिएगा, प्रारूप समिति में सदस्य की संख्या कितनी थी? 7। और 7 सदस्य कौन कौन थे? तो हम बोलते हैं एगो अध्यक्ष, तो आपको याद रखना है अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर अध्यक्ष थे। उसके बाद डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, एन. गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्ला, के.ए. मुंशी, बी.एल. मित्तर, डी.पी. खेतान। और बी.एल. मित्तर के त्यागपत्र देने के बाद उसके स्थान पर जो आया था प्रारूप समिति में, बी.एल. मित्तर को त्यागपत्र देने के बाद एन. माधव राव को क्या सदस्य बनाया गया? एन. माधव राव को प्रारूप समिति के सदस्य बनाया गया बी.एल. मित्तर के त्यागपत्र देने के बाद। उसके बाद जो डी.पी. खेतान है, डी.पी. खेतान की मृत्यु के बाद प्रारूप समिति में उनके जगह पर जो सदस्य बनाया गया था वो टी.टी. कृष्णामाचारी को, टी.टी. कृष्णामाचारी को, ये याद रखेगा। तो अध्यक्ष सहित प्रारूप समिति में सदस्य की संख्या कितनी थी? अध्यक्ष सहित, ये नहीं बोलिएगा कि सदस्य संख्या 7 थी, अध्यक्ष को लेकर 7 गो सदस्य थी कितने? प्रारूप समिति में। तो यही कहता है प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। 24 का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद है सी राजगोपालाचारी। तो ये जानते हैं चक्रवर्ती राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। याद रखिएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। कौन हो जाएगा? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। और सीधे पूछेगा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड माउंटबेटन। और अगर इसमें भारतीय लगा दिया, स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? भारतीय गवर्नर जनरल तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ये याद रखेगा। उसके बाद आया सच्चिदानंद सिन्हा कौन है? तो भाई आप लोग ये जानते होइएगा, सच्चिदानंद सिन्हा जो थे ना वो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। अस्थायी अध्यक्ष, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये याद रखिएगा। और संविधान सभा जो थी, संविधान सभा का सबसे पहले ये जानिए, संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर कब हुआ था? आपसे पूछा जाएगा, तो ये जानते होइएगा, आप लोग जरूर जानते होइएगा क्योंकि पढ़े होइएगा। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो ये कमेंट में बताइएगा। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर हुआ था। कब हुआ था? आप लोग ये कमेंट में बताइएगा। और कैबिनेट मिशन योजना भारत कब आया था? तो 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन योजना भारत आया था। कब आया था? 24 मार्च 1946 को। और आप लोग ये कमेंट में बताएं जल्दी सा नहीं कि संविधान सभा का गठन कब हुआ कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर? संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर जो हुआ था 1946 में। याद रखिएगा, कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ। उसके बाद पूछेगा संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी उसी की अध्यक्षता कौन किए थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी रूप से, मतलब अस्थायी रूप से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी दिल्ली के सेंट्रल हॉल में, उसी की अध्यक्षता कौन किए थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और आपसे जब तक ये ना पूछे कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे तो क्या मारिएगा? राजेंद्र प्रसाद। और जब पूछेगा कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और सीधे पूछेगा संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे तो याद रखेगा राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अध्यक्ष, संविधान सभा के अध्यक्ष पूछेगा, संविधान सभा के अध्यक्ष, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखिएगा, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और संविधान सभा के अध्यक्ष, दोनों में फर्क है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे, यानी वो अस्थायी रूप से चुने गए। और ये कब चुने गए तो ये याद रखिएगा 11 दिसंबर 1946। 11 दिसंबर 1946 को
संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और 9 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने किए थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा 9 दिसंबर 1946 को। और 11 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा की जब दूसरी बैठक हुई तो उसमें संविधान सभा का अध्यक्ष चुन लिया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ये यहाँ से अस्थायी अध्यक्ष हो गए। तो वही पूछेगा संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी तो सच्चिदानंद सिन्हा। स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी यानी सी राजगोपालाचारी। उसके बाद है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो वही क्वेश्चन करता है 24 नंबर, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो उम्मीद करते हैं 24 नंबर क्वेश्चन क्लियर हुआ। 24 का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अब 25 नंबर क्वेश्चन तो देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, आइए देखिए क्या कहता है 25 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? कहता है भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता किसमें निहित है? तो भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता किसमें निहित है? तो ये हो जाएगा भारतीय जनता में। भारतीय संविधान के अनुसार जो संप्रभुता निहित है वह किसमें निहित है? भारतीय जनता में। लेकिन इसमें ऑप्शन में दिया ही नहीं है कि जनता में, इसमें दिया हुआ है राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, न्यायपालिका में और संविधान में। तो देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या करता है। 25 नंबर में ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है? राष्ट्रपति में, राष्ट्रपति में। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया हुआ है? बी में दिया हुआ है प्रधानमंत्री में, प्रधानमंत्री में। ऑप्शन सी में दिया हुआ है न्यायपालिका में, न्यायपालिका, न्यायपालिका, प्रधानमंत्री में, न्यायपालिका में। और डी में दिया हुआ है संविधान में। डी में क्या दिया हुआ है? संविधान में। तो देखिए क्या कहता है 25 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता किसमें निहित है? तो सबसे पहले राष्ट्रपति। तो देखिए राष्ट्रपति कौन होते हैं? राष्ट्रपति भारत के प्रथम नागरिक, देश के प्रथम नागरिक कौन होते हैं? राष्ट्रपति। देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होते हैं। ऐसा अनुच्छेद 52 में भी कहा गया है कि राष्ट्रपति देश के प्रथम नागरिक होंगे। और ये कार्यपालिका के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। कौन? राष्ट्रपति। कार्यपालिका के संवैधानिक प्रमुख, कार्यपालिका, कार्यपालिका के संवैधानिक प्रमुख, कार्यपालिका के जो संवैधानिक प्रमुख होते हैं, कार्यपालिका के संवैधानिक प्रमुख, कार्यपालिका के संवैधानिक प्रमुख, कार्यपालिका के संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं? राष्ट्रपति। याद रखिएगा आपसे पूछेगा कार्यपालिका के संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं? राष्ट्रपति। और ये प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? प्रधानमंत्री की नियुक्ति सीधी सी बात है राष्ट्रपति करेंगे। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। और ये प्रधानमंत्री होते हैं कार्यपालिका के वास्तविक प्रमुख, कार्यपालिका, कार्यपालिका के वास्तविक प्रमुख, कार्यपालिका के वास्तविक प्रमुख, कार्यपालिका के वास्तविक प्रमुख, कार्यपालिका के वास्तविक प्रमुख कौन हो जाएगा? कार्यपालिका के वास्तविक प्रमुख और संवैधानिक प्रमुख। यहाँ संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं? यानी नाम मात्र की कार्यपालिका राष्ट्रपति में निहित है। कार्यपालिका के जो शक्ति है ना वह सब राष्ट्रपति में संविधान के अनुसार है, लेकिन उनकी शक्ति का प्रयोग ओरिजिनल में कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करते हैं। इसीलिए कार्यपालिका के संवैधानिक प्रमुख कौन हो गए? राष्ट्रपति। और पूछेगा कार्यपालिका के वास्तविक प्रमुख कौन हो गए? तो प्रधानमंत्री। कार्यपालिका के वास्तविक प्रमुख कौन? तो प्रधानमंत्री। और कार्यपालिका के संवैधानिक प्रमुख कौन? राष्ट्रपति। और इधर बचा न्यायपालिका। तो याद रखिएगा न्यायपालिका का काम क्या होता है? न्याय करना। न्यायपालिका का काम क्या है? न्याय करना। और हमारे भारत में जो न्यायपालिका है कैसी न्यायपालिका है? स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका है। स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका है। उसके बाद एकीकृत न्यायपालिका है। एकीकृत न्यायपालिका है जिसके ऊपर सबसे ऊपर कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। न्यायपालिका में सबसे ऊपर सबसे बड़ा कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। और सर्वोच्च न्यायालय के अंदर में 25 उच्च न्यायालय है। तो भारत में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी? 25। सर्वोच्च न्यायालय की संख्या 1। सबसे ऊपर कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। और सर्वोच्च न्यायपालिका का काम क्या होता है? न्याय करना, न्याय करना। सब ये जान लीजिए स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका है भारत में। स्वतंत्र व निष्पक्ष, स्वतंत्र व निष्पक्ष कहने का मतलब क्या हुआ?
न्यायपालिका हमारे देश में स्वतंत्र है, बिना डरे हुए फैसला सुनाएगी, तब उसको स्वतंत्र व निष्पक्ष कहेंगे। क्योंकि ये किसी से बिना डरे धमकाए निष्पक्ष फैसला सुनाती, किसी के पक्ष में नहीं, किसी के हित में भी है, इसीलिए स्वतंत्र, मतलब जो सही है उसको सुनाती है। न्यायपालिका काम क्या है? न्याय करना किसका काम है? न्यायपालिका का। उसके बाद संविधान। तो संविधान किसे कहते हैं? संविधान उन मूलभूत नियमों तथा कानूनों का संग्रह। परिभाषा सुनिए, संविधान किसको कहेंगे? सबसे पहले संविधान क्या है? तो एक देश पर शासन करने के लिए संविधान की जरूरत होती है। तो शासन करने के लिए जो संविधान है ना, संविधान किसको कहते हैं? तो संविधान नियमों और कानूनों का संग्रह है तथा परंपराओं का संग्रह है, जिसका पालन उस देश में रह रहे नागरिकों तथा सरकार दोनों को करना पड़ता है। जिसके माध्यम से सरकार शासन करती है उसे संविधान कहते हैं। तो संविधान की परिभाषा आप लोग लिख लीजिएगा। संविधान उन मूलभूत नियमों तथा कानूनों का संग्रह है। क्या हो जाएगा? संविधान उन मूलभूत नियमों तथा कानूनों का संग्रह है, जिसका क्या कहते हैं? संविधान उन मूलभूत नियमों तथा कानूनों का संग्रह है, जिसका पालन उस देश में रह रहे नागरिकों तथा सरकार दोनों को करना पड़ता है, उसे संविधान कहते हैं। और भारतीय संविधान के क्या कहते हैं? भारतीय संविधान के निर्मात्री यानी भारतीय संविधान का वास्तुकार या भारतीय संविधान का वास्तुकार किसे कहा जाता है? या जनक। तो भारतीय संविधान का जनक डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को कहा जाता है। भारतीय संविधान का जनक डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को कहा जाता है, क्योंकि प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे और संविधान बनाने वाली सबसे प्रमुख समिति प्रारूप समिति थी। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे और संविधान का जनक, भारतीय संविधान का जनक डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को कहा जाता है। और न्यायपालिका का काम क्या है? न्याय करना है। हमारे भारत में न्यायपालिका कैसी है? एकीकृत न्यायपालिका। और जो प्रधानमंत्री होते हैं वो कार्यपालिका के वास्तविक प्रमुख होते हैं और राष्ट्रपति कार्यपालिका के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता किसमें निहित है? तो ऑप्शन दिया नहीं है जनता, तो आप लोग क्या मारिएगा? भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता किसमें निहित है? तो याद रखिएगा, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता जो निहित है वह किसमें निहित है? ऑप्शन डी में दिया हुआ है संविधान। तो क्या हो जाएगा? संविधान। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आज वाली क्लास आप लोग को समझ में आई होगी। अब हम लोग 2013 का क्वेश्चन बैंक हिस्ट्री का खत्म हुआ, अब हम लोग कल से 2014 का क्वेश्चन बैंक पढ़ेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आज वाली क्लास समझ में आई होगी।